अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पाकिस्तान। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी जगह पे एक मेंढक और एक सांप दोस्त थे। एक दिन वो बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो सांप बोला कि लोग मेरे जहर से मर जाते हैं, लेकिन मेंढक ने इससे इख्तलाफ किया और कहा कि लोग तेरे जहर की वजह से नहीं, तेरे खौफ से मर जाते हैं। तो सांप हैरत से पूछा सांप ने कि क्या वजह है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, हालांकि मैं डसता हूँ और लोग मर जाते हैं। तो मेंढक ने कहा कि आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ। मेंढक ने तजवीज़ दी कि तुम एक बंदे को काटोगे लेकिन ज़ाहिर मैं हूँगा, अगले बंदे को मैं काटूँगा और आगे से ज़ाहिर तुमने होना है। तो सांप ने कहा ठीक है। तो ऐसा ही किया। एक बंदा आया, मेंढक सामने आया और सांप ने उसे छुपे से डस लिया। सांप निकल गया और मेंढक जब सामने आया तो बंदे ने कहा ये तो मेंढक है, इससे कुछ नहीं होगा। वो बंदा चला गया। दूसरा बंदा जब आया तो मेंढक ने काटा और ज़ाहिर सांप हुआ, तो बंदा खौफ से वहीं पे मर गया। तो मेंढक ने अब समझाया कि काटा मैंने था लेकिन खौफ तेरा था, इस वजह से वो बंदा मर गया। तो यही कहानी है अमेरिका और ईरान की। तो अब शुरू करते हैं अपनी असल स्टोरी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अब तक क्या रिलेशन रहे हैं। ईरान हमेशा अमेरिका की पाबंदियों की ज़द में रहा है और इसी वजह से ईरान के पास वाफिर मिकदार में तेल और गैस होने के बावजूद अब तक वो तरक्की नहीं कर पा रहा और पीछे रह गया है। तो अमेरिका और ईरान के रिलेशन 1979 के बाद से हम डिस्कस करते हैं। 1979 से पहले शायरान के अमेरिका से, बरतानिया से, मुख्तलिफ़ यूरोपीय कंट्रियों से अच्छे ताल्लुकात थे। हुआ यूँ कि ईरान में एक ऐसी फ़ज़ा फैल रही थी जिससे एक इस्लामी मुल्क के लिए बर्दाश्त करना नागवार था, क्योंकि अमेरिका और ईरान में अच्छे ताल्लुकात थे और शाह ईरान अक्सर अमेरिका, बरतानिया में रहा करते थे। 1979 में ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन के नाम पर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया गया और उस रेवोल्यूशन ने शाह ईरान का तख्ता उलट दिया और एक नई हुकूमत आई जिसने इसराइल की भरपूर मुखालफत की। ईरान में एक स्टूडेंट के ग्रुप ने अमरीकी सिफारत खाने के कुछ लोगों को उस वक्त कैद कर लिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगा दी। मगर उस वक्त तक अमरीकी पाबंदियाँ इतना सख्त नहीं थीं कि ईरान अपनी मईशत को संभाल ना सकता। ईरान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की जानिब गामज़न था। 2015 में अमरीका ने पाबंदियाँ हटाने का फ़ैसला किया, लेकिन शर्त ये रखी कि ईरान अपने तमाम जो न्यूक्लियर पावर के हसूल के प्रोग्राम थे वो बंद कर दे। ईरान ने उस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जिसे P5+1 मुआहदा भी कहते हैं। ये मुआहदा ईरान की तरक्की का ज़ामिन था। जो पाबंदियाँ पहले लग चुकी थी, ईरान अपना तेल ब्लैक मार्केट्स में बेच रहा था, तो ईरान ने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अब ईरान के पास अपनी मईशत को संभालने के बड़े मौके थे। पहले नंबर पर तो वो तेल और गैस बेच रहा था और दूसरे नंबर पर सियाहत का शोबा जो था वो भी ईरान की मईशत को सपोर्ट करने लगा। अब तक ईरान की मईशत आराम से तरक्की करने लगी और ईरान ने तीन बड़े मुल्कों से दुश्मनी मोड़ ले रखी थी। पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया से, उसके बाद इसराइल से, और अमेरिका तो वैसे ही दुश्मन था ही। लेकिन हुआ यूँ कि 2017 में अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं, जो कि यहूदी हैं और इसराइल नवाज़ हैं। 2018 का दौर आया और अमेरिका ने ईरान को P5+1 मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी के जुर्म में उस मुआहदे से अलग कर दिया और ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी। अब तो ईरान अपना तेल और गैस सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक मार्केट्स में बेच सकता था और जो करीबी ममालिक थे और जो दोस्त ममालिक थे वो भी ईरान से तेल ख़रीदना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अब ईरान इस मुआहदे से बिल्कुल अलग हो चुका था। तो ईरान ने अपने न्यूक्लियर पावर के हसूल के लिए खुले आम जद्दोजहद करना शुरू कर दी। अब ईरान अमेरिका की नज़रों में खटक रहा था। अब ईरान की मईशत को सहारा देने के लिए सिर्फ़ एक शोबा बाकी बचा था
اور وہ تھا سیاحت کا شعبہ۔ 2020 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں ہلاک کروایا۔ تو ایران نے بھی بدلہ لینے کے لیے عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر نشانے داغ دیے۔ یہ راکٹ بہت زیادہ تعداد میں داغے گئے اور تقریباً 80 سے 90 امریکی فوجوں کی ہلاکتوں کی بھی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایران کی بدقسمتی یہ کہ ایک راکٹ یوکرائنی مسافر طیارے کو جا لگا، جس کی وجہ سے جو ایک شعبہ بچا تھا جو ایران کی معیشت کو سہارا دے سکتا تھا، سیاحت، وہ بھی محدود ہو گیا۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ 2020 میں چائنا سے پھوٹنے والی وبا نے ایران کو زیادہ سے زیادہ متاثر کیا۔ ایک تو یہ کہ ایران معاشی پابندیوں میں تھا اور ایران کو اب ضرورت تھی کسی قرضے کی۔ ایران نے ڈیمانڈ کر دی $12 بلین کی IMF سے۔ یہ ایران کی 50 سالوں میں پہلی ڈیمانڈ ہے۔ حالانکہ ایران کی معیشت پابندیوں کے باوجود بھی چلتی رہی، لیکن اب ایران نے 50 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا اور IMF سے قرض مانگ لیا۔ جی ناظرین، اس کہانی سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایران ایک قابل رشک اور ایک قابل رحم ملک ہے۔ قابل رحم ملک اس طرح کہ ایران میں اس وبا نے بہت زیادہ ہلاکتیں کی ہیں اور ایران اس وائرس سے متاثر ہونے والا دنیا کا تیسرا ملک بن چکا ہے اور اسلامی دنیا کا نمبر 1 ملک ہے۔ اور قابل رشک اس طرح کہ ایران پابندیوں کے باوجود بھی اپنی معیشت کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ لیکن اگر یہ وبا ایسے ہی رہی اور ایران نے کوئی اقدامات نہ کیے تو ایران کی معیشت کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔